आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ चेहरे हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप जाते हैं। पता नहीं क्यों उनमें कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन मजे की बात यह है कि हमें ये एहसास भी नहीं होता कि कोई चेहरा हमारे ज़हन में छप चुका है, जब तक कि वो चेहरा अचानक हमारे सामने नहीं आ जाता। वैसे तो गोपाल को याद रखने लायक कोई कारण नहीं था। पढ़ाई में होशियार था और नहीं वो किसी खेल में अच्छा था। हम दोनों दोस्त भी नहीं थे। ये शायद उसका कोई दोस्त ही नहीं था। मैंने स्कूल की दिनों में उसे हमेशा उदास चेहरा लिए यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा था। उसकी बस इतनी ही पहचान मुझे याद है, और उस पर 15 साल बीत जाने के बाद एक सुबह मैंने उसे अपने सामने आते देखा और मेरे मन में अचानक से उसकी तस्वीर उभर आई हो, ये तो गोपाल है। दरअसल मुझे वही रुक जाना चाहिए था, या फिर ज्यादा से ज्यादा उससे पूछताछ कर वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने उसे रोका। क्या तुम्हारा नाम गोपाल है? असल में मेरा जॉब ट्रैवलिंग सेल्समैन का था, तो अनजान लोगों से बात करना मेरी आदत थी और मैं दिन भर में ना जाने कितने अजनबियों से अपना काम निकलवाने के लिए बात किया करता था। लेकिन उस वक्त मेरी पूछने के पीछे ऐसा कोई इरादा नहीं था। शायद तब उसने नहीं कहा होता तो मैं उसे सॉरी कहकर आगे चला जाता। उसने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, हाँ मेरा नाम गोपाल है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके साथ स्कूल में था। और फिर मैंने उसे भरोसा दिलाने के लिए और कुछ दोस्तों के नाम बताए। वो आदमी थोड़ी देर के लिए सिकोड़कर किसी सोच में डूब गया और फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने भी मुझे पहचान लिया। आप सखाराम हैं? सखाराम नहीं, क्या बात है? हाँ, सखाराम देवले। सही पहचाना आपने? हाँ, वो हंस पड़ा। कितना समय बीत गया नहीं, 15 साल। उसने सोच से बाहर आते हुए कहा, चलो ना चाय पीते हैं। वो मुझसे मिलकर खुश था। बाकी आपकी याददाश्त सच में बहुत अच्छी है कि इतने सालों बाद भी आपने मुझे सही से पहचान लिया। हम वहीं पास के एक ईरानी होटल में चले गए, जहां लोग तो बहुत थे, लेकिन किसी का किसी पर भी ध्यान नहीं था। उस माहौल में भी एक तरह का एक काम था। हम लोग टेबल पर बैठ चाय का इंतजार कर रहे थे और इतने सालों बाद मैं गोपाल को करीब से देख रहा था। उसकी उम्र लगभग मेरी जितनी ही थी, 30 के आसपास, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़ा दिख रहा था। शरीर काफी मोटा था, लेकिन शरीर में ढीरापन था। माथे पर बाल बहुत कम हो गए थे और माथा बड़ा दिखाई देने लगा था। ऐसा लगता था जैसे उसे बार बार माथे का पसीना पोंछने की आदत हो। हर 2 मिनट बाद वो अपनी गर्दन, माथे और चेहरे को एक चमकीली रुमाल से पोंछ रहा था। और कैसा चल रहा है ये सब? उसने चाय लेते हुए पूछा। बस किसी बावरी की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। मतलब मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ, आज यहाँ तो कल स्वामी दूर कहीं, इसलिए ये सच में बहुत सहयोग की बात है कि हम आज यहाँ मिले। बाकी तुम कैसे हो? क्या तुम यही रहते हो? मैं ठीक हूँ, उसने कुछ सोचते ही पूछा। तुम जरूर किस लॉज में ठहर होंगे ना? हाँ, लेकिन जल्दी जाने वाला हूँ। तो और कितने दिन हो यहाँ? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम्हारे घर पर मुझे मेरे सामने दिन भर की भागदौड़ दिखाई दे रही थी। सुबह की मीटिंग, दोपहर 2 बजे के बाद लंच, शाम का सोना, आराम और फिर घूमना। वापस आने में मुझे कभी कभी 9 बज जाते थे तो कभी 10। लॉज में ये सब चल जाता था। मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि उसने पूछा, क्या बात है? देखो, मेरे आने से खामखा तुम्हें तकलीफ होगी। कैसे तकलीफ? मैं अकेले ही रहता हूँ। अकेले? मैंने आश्चर्य से कहा। तो तुम्हारी शादी? उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, इसलिए तो चलने के लिए कह रहा हूँ। मुझे भी 2 दिन कंपनी मिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं था कि गोपाल बहुत ईमानदारी से कह रहा था।
उसकी बातों से भी मुझे यही लग रहा था कि उसे किसी की कंपनी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं मैं उसके साथ रह पाऊंगा अभी या नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना हमारी इतनी अच्छी जान पहचान थी। बचपन में भी मैंने कभी उससे बात तक नहीं की थी। ये सब सोच रहा था कि फिर उसने कहा, सखराम प्लीज हो सके तो। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे अपना पता दे दो, सुबह की मीटिंग के बाद मैं अपना बैग लेकर सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर मैं गोपाल के बताए पते पर पहुंच गया। ये किसी पुरानी हवेली जैसा एक आलीशान बंगला था। मुझे उन दिनों की याद आ गई जब गोपाल स्कूल में हर वक्त उदास शांत रहता था। उस वक्त उसे देख कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि उसके पास इतना आलीशान घर होगा। क्या ये शुरू से ही तुम्हारा घर रहा है? उसने आसपास देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे यहाँ गोद लिया गया है, लेकिन चलो खाना तैयार है, पहले खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे। सारा खाना खाने की मेज पर बीचों बीच रखा गया था और हम दोनों जो चाहे वो खा सकते थे। बाकी पूरी हवेली में कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कमरों की जरूरत के हिसाब से सफाई की गई हो। मुझे बाद में पता चला कि वहां सुबह और शाम आने वाली नौकरानी और सुबह सिर्फ एक बार आने वाले रसोइयों के अलावा वहां कोई भी आता जाता नहीं है, और वो लोग भी आकर अपना काम कर वापस चले जाते थे। खाने के बाद हम दोनों पास वाले कमरे में चले गए। फर्नीचर पुराने जमाने का था, लेकिन ये बहुत आरामदायक था। हर तरफ धूल की एक पतली परत फैली हुई थी। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है। मैंने एक साफ सूत्र दिखने वाली कुर्सी चुनी और उसमें बैठ गया। गोपाल लॉन्ग सिगरेट लेकर अंदर आ रहा था। उसने उस कमरे में घूम रही मेरी आंखों को देखा, फिर उसने थाली मेरे सामने रखते हुए कहा, यहाँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा नहीं? हाँ, मतलब मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीच में ही रुक गया। ये खुलाकर लोगों की कमी, मेरा अकेलापन, घर का कूड़ा, ये सब कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मैंने उसकी बात पर आगे कहा, हाँ, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। दूसरे लोगों के रहस्य और कहानियों सुनना मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन फिर भी गोपाल में हुआ बदलाव, उसका ये आलीशान घर, यहाँ का रहस्यमयी माहौल, अकेलापन, इनसे मेरी जिज्ञासा जाग गई थी। और फिर गोपाल पास एक कुर्सी में बैठ दबी आवाज में बोलने लगा। शायद तब मैं 5.5 साल का था। मेरे परिवार ने मुझे किसी को गोद दे दिया था। सच कहूं तो ये हमारे दूर के कोई रिश्तेदार थे, लेकिन ये मुझे काफी साल बाद पता चला। उस वक्त मुझे मेरे घर से उठाकर अचानक यहाँ लाया गया था। ये बोलते हो? उसकी आवाज भारी हो गई। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी मेरे बारे में सोचा था कि मुझे कैसा लगा होगा। बस मुझे मेरे माता पिता, भाई बहनों के बीच से उठाकर इस खुली हवेली में लाकर छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि उस घटना का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा और शायद इसीलिए मेरा स्वभाव ऐसा है। अजीब और शांत सा। मेरे घर वाले जरूर गरीब रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे बेच दिया होगा। जरूर यही हुआ होगा। गोपाल की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। ये मेरी चाची के कहने पर हुआ था कि मुझे यहाँ लाया गया था, इसलिए मैंने अपने नए माता पिता को चाचा और चाची कहना शुरू कर दिया। चाचा के मन में मेरे लिए कभी कुछ नहीं था। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे अपने से दूर रखा। कभी प्यार से बात तक नहीं की और नहीं कभी उन्होंने मुझसे प्यार की उम्मीद की। अगर चाची आज जिंदा होती तो शायद चीजें अलग दिखती, लेकिन नीति को ये मंजूर नहीं था। मैं यहाँ आया और 3-4 साल के अंदर ही चाची की मौत हो गई। जब तक वो जिंदा थी तो वो बेचारी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी।
फिर वो मर गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी से बचा कुचा प्यार भी चला गया। चाचा पुरानी पीढ़ी के थे, कभी अपना वचन नहीं तोड़ते थे। मरते वक्त उन्होंने चाची से वादा किया था कि वो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस बात का हमेशा ख्याल रखा। मुझे किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। गोपाल की बातों में विशेष अर्थ था। उसका चेहरा बात करते करते कठोर हो रहा था। सघराम, उन्होंने मेरे साथ किसी जानवर जैसा व्यवहार किया। साल में 2 बार कपड़े, दिन में 2 बार खाना, रात को सोने के लिए जगह, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। हर रोज दिन में बस एक सवाल पूछते थे कि गोपाल, क्या तुम ठीक हो? वही सवाल, वही रूखी आवाज। कभी पढ़ाई के बारे में कोई पूछताछ नहीं की और ना ही कभी मेरे बारे में जानने की कुछ कोशिश की। उस वक्त मैं बस 8 साल का था। वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, ना उन्हें मुझसे कुछ उम्मीद थी। असल में वो मुझसे किसी भी तरह का संपर्क ही नहीं चाहते थे। हम दोनों की बीच एक सख्त फौलादी दीवार थी जो आखिरी वक्त तक नहीं टूटी। उस दौरान मैंने मैट्रिक पास किया। उस दिन सुबह भी उन्होंने मुझे यही पूछा, गोपाल तुम ठीक हो ना? मैं दोपहर को डरते हूं उनके कमरे में चला गया। मुझे आज भी वो दिन ठीक से याद है। मुझे आगे क्या करना था, क्या बनना था, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं कॉलेज में दाखिला लूं, और उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए। सकारा, मैं तुमसे सच कहता हूं, उस सवाल के बाद मेरी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। लेकिन फिर भी मैं इस घर में रहा। बाद में मैं कॉलेज चला गया, लेकिन किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लगा। पता नहीं ये सब मैं किसके लिए और क्यों कर रहा था। बचपन से जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उस सब से मेरा लोगों से भरोसा उठ गया था। मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी पल की तरह सड़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली और अब मेरे सामने एक सवाल था कि अब आगे क्या। तब मैं सोचने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सीधे सीधे चाचा से बात कर सकता हूँ। कभी ना कभी तो मुझे बात करनी ही थी, और फिर से उस दिन दोपहर में उनके कमरे में चला गया। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ कुछ पुराने कागज पढ़ रहे थे। मेरे आने की आड़ से उन्होंने अपना सिर उठाकर बस एक नजर मेरी तरफ देखा, और मुझे आज भी याद है कि काफी लंबे वक्त बाद हमने एक दूसरे को देखा था। उनकी नजर में मैं किसी अजनबी जैसा था, और फिर बेशक वही हुआ जो होना था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन्हें अपनी नौकरी के विचार के बारे में बताया। उन्होंने धैर्य से अपनी आंखों से चश्मा उतारा और उन्होंने कहा कि गोपाल, अब तुम आए हो तो तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी इच्छा की विरुद्ध इस घर में लाए गए हो। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, और अब तक तुम्हें पता ही चल गया होगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब मेरी पत्नी मर रही थी तो उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा, और बस इसलिए जब तक तुम मेरे घर में रहोगे तुम्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए जगह मिलती रहेंगी। मेरी बस इतनी जिम्मेदारी है, बाकी तुम क्या करते हो क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम जो भी करना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। और इतना बोलकर उन्होंने अपना चश्मा चढ़ाया और फिर से कागज पढ़ने लगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। एक एक कर सभी यदि मेरे दिमाग में घूमने लगी। सखाराम, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद पर शर्म आ रही थी। मैं कुछ करना चाहता था, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी, और इसलिए मैं एक घर छोड़कर इस घर को छोड़कर चला गया, और उस वक्त मैंने इस घर में दोबारा कदम ना रखने की कसम खाई थी।
गोपाल कुछ देर चुप रहा और फिर हल्की आवाज में बोला, लेकिन मैं वापस आ गया। इसे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। गोपाल ने बहुत कम शब्दों में अपनी आपबीती सुना दी थी। मैंने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। उस वक्त गोपाल का चेहरा देखने लायक नहीं था। वो आगे कहने लगा, पता नहीं मेरे अचानक जाने और आने का उन्हें पता था भी या नहीं, वो वैसे ही थे जैसे पहले थे। फिर से वही सब शुरू हुआ। सुबह की एक मुलाकात और वही एक सवाल कि गोपाल तुम ठीक तो हो ना। मैं बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना टूट चुका था, लेकिन मेरे पास अब कोई उपाय नहीं था। मैं चुपचाप सब सहता रहा। पता नहीं था कि ये कब तक चलने वाला था। ये निर्देशक जीवन कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं और घर में भी कोई जगह नहीं। गोपाल कुछ देर तक चुप रहा और शायद वो ये सोच रहा था कि आगे कहूं या नहीं, और फिर से उसने यहाँ वहाँ देखते हुए आगे बोलना शुरू किया। 2 साल बाद मेरी मुलाकात सुशीला से हुई। वो यहीं पर एक लाइब्रेरी में काम करती थी। मैं अपना वक्त बिताने के लिए लाइब्रेरी जाने लगा। दिन भर वहीं पड़ा रहता था। उसे लगा कि मैं पढ़ाकू होशियार हूँ और उसे मुझसे प्यार हो गया। हम एक दूसरे को जानने लगे और फिर मैंने उसे प्रपोज किया। और एक दिन मैं उसे अपने चाचा से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आ गया। शायद गोपाल के लिए ये अब तक की सभी यादों में से सबसे ज्यादा जहरीली याद थी। उसके चेहरे पर भी एक बड़ा अजीब भाव था। एक बार फिर उसने पसीना पूछा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। सकारा शायद तब भी मैं चाचा को ठीक से जान नहीं पाया था। मैं तब भी बहुत घबराया हुआ था। एक झूठी उम्मीद थी कि अब शायद उनमें कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। बस 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। सुशीला मेरी तरफ बिना देखे घर से चली गई और मैं फिर कभी उस लाइब्रेरी में नहीं गया। मुझे गोपाल के लिए सहानुभूति महसूस हुई जो उसके साथ हुआ था। उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। हर बार ऐसा लगा था कि मानो उसके लिए पासा पलट गया हो। लेकिन गोपाल को अब तक की बातचीत से काफी राहत महसूस हो रही थी। वो थोड़ा शांत हो गया था। 6 महीने पहले चाचा को पैरालाइसिस का अटैक आ गया और 1 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आखिर तक उन्होंने मुझसे कभी भी खुलकर बात नहीं की। गोपाल चुप हो गया। एक बार फिर वो लाल रंग के रुमाल से माथे, चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछने लगा। चाचा मर गए और उनकी दौलत मुझे मिल गई। और सखाराम, सच कहूं तो मेरे मन में सबसे पहले यही विचार आया था कि मैं यह सब कुछ बेच दूंगा और इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन चाचा की मौत के 5 दिन बाद एक आदमी यहाँ आया। वह चाचा का वकील था। उसने मुझे एक मृत्यु पत्र दिखाया। मुझे ये सारी दौलत मिली जरूर थी, लेकिन एक शर्त पर कि मुझे हमेशा इसी हवेली में रहना होगा, और अगर मैं हवेली छोड़कर चला गया तो ये सब कुछ एक ट्रस्ट को चला जाएगा। और राजीव, बात यह है कि वो ट्रस्ट मुझ पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हासिल करने का मौका अगर उन्हें मिला तो वो इसे जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं हमेशा के लिए यही फंस गया हूँ। कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस यहीं पर आना पड़ता है। इस बात पर मैंने उसे रोकते हुए पूछा, ये सब ठीक है? मतलब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम कब तक ऐसे जिंदगी जो होंगे? मान भी लिया कि तुम्हें जिंदगी भर यही रहना है, लेकिन तुम किसी साधु की तरह अकेले तो नहीं रह सकते ना। इतने बड़े घर में 4 लोगों को साथ क्यों नहीं रखते? जैसे ही मैंने ये कहा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। लगभग चेहरे का रंग उड़ ही गया। आपके बार बार आसपास घूमने लगे। लाल रुमाल से वो बार बार अपना चेहरा पोंछने लगा।
सखा राम, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कोई भी इस घर में रहना नहीं चाहता। मतलब मैंने ज्यादा प्रकार की पेशकश भी करके देखा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल की बातों में एक नया मोड़ आ गया था। मुझे वो हवेली एकदम से उदास लगने लगी। हालांकि मुझे इसका मतलब ठीक से पता नहीं था और मैं खुद ये समझना चाहता था। मतलब ऐसा क्यों? क्या वो डरते हैं? डरते हैं तो किस बात से डरते हैं, या तुमने कभी उनसे इस बारे में बात की? गोपाल ने थक कर सिर हिलाया। चाचा की मौत के बाद 25 दिन के अंदर सभी नौकर काम छोड़कर चले गए। रसोई, मालिक, नौकर, नौकरानी, हर कोई उनके मन में मेरे बारे में कोई बुरी भावना नहीं थी, पर फिर भी वो यहाँ रहने को तैयार नहीं थे। तब मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि वो लोग अजीब है। वो सब चले गए। मैंने नए लोगों को काम पर रख लिया और 2 दिन बाद एक बात मेरे कानों पर पड़ी। वो सभी लोग यहाँ बेचैन थे, रात को घबराए हुए रहते थे, कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था और मैं कितना भी पूछूं वो बता नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस बात का डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो सब मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनका डर गुमनाम था, अनजान था। हो सकता है उन्होंने अपने आसपास कुछ देखा हो या कुछ सुना हो और इसलिए वो यहाँ रहने से कतरा रहे थे। फिर आखिरकार मैंने एक उपाय निकाला कि वो लोग दिन में यहाँ काम के लिए आएंगे और बाकी समय मैं यहाँ अकेला रहूंगा। मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि अगला सवाल पूछूं या नहीं, लेकिन आखिर में मैंने पूछ लिया। और गोपाल, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या तुम्हें कुछ भी अजीब अलग महसूस हुआ है मुझे? उसने थोड़ा हकलाकर कहा, नहीं, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं। उस वक्त मेरे सामने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि गोपाल झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद हम दोनों शांत बैठे रहे। उसने बात बदल दी और मेरे पूछताछ करने लगा, लेकिन मुझे शक था कि मैं जो कह रहा था उस पर उसका ध्यान ही नहीं था। करीब 4 बजे हमने चाय पी, हम दोनों अंदर गए। फिर मेरे शाम के चलने फिरने का वक्त हो गया था। तब बाहर जाते जाते मैंने उसे कहा, रात के 9 या 10 बजे तक आ जाऊंगा, ठीक है? और हाथ हिलाकर मैं बाहर चला गया। शाम तक मेरी मीटिंग चलती रही, लेकिन उस बीच मुझे गोपाल ने बताई बातें याद आ रही थी। मैंने अपना काम रात करीब 9:30 बजे तक खत्म किया और मैं वापस चला गया। उस रात में हल्की धीमी ठंड थी। चहल पहल भी खत्म हो गई थी। टैक्सी का विचार छोड़कर मैं पैदल ही गोपाल के घर की ओर निकल पड़ा। ये सच है कि गोपाल का जीवन इसी चक्रव्यूह में फंसे इंसान की तरह था, लेकिन मैं जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि उसने मुझे सिर्फ एक ही पक्ष बताया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ इसके बारे में जानने नहीं आया था। मैं तो बस एक मेहमान था। मन में बार बार उस बड़ी लेकिन सुनसान हवेली का विचार आ रहा था कि कैसे एक दूसरे से नफरत करने वाले 2 लोग सालों तक इन 4 दीवारों में बन रहे थे। वो जगह, वो हवेली उनकी जहरीली यादों से भरी पड़ी थी और मैं नौकरों के व्यवहार से बस ये समझ पा रहा था कि ये जहर आज भी उस हवेली में मौजूद है। वो हवेली दूर किनारे पर थी और उसके पीछे का ज्यादातर हिस्सा सुनसान था। गोपाल उस दूर हवेली में अकेला ही रहता था और शायद वो मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैं आखिरी मोड़ पर मुड़ा और मैंने सामने उस हवेली को देखा। हवेली का सिर्फ निचला हिस्सा रोशनी से जगमगा रहा था। नीचे के सभी कमरों में लाइट जल रही थी। काले आकाश के सामने हवेली धधकती भट्टी जैसे लग रही थी। दरवाजा खोलने में गोपाल ने काफी देर लगा दी। अगर गोपाल सच में मेरा इंतजार कर रहा था
तो दरवाजा खटखटाने के बाद उसने दरवाजे तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगा दी? और जब वो दरवाजे के पास आया तभी उसने दरवाजा नहीं खोला था। तुम सकराम हो ना? मेरी आवाज सुनने के बाद ही उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। आने में कहीं देर तो नहीं कर दी मैंने अंदर जाते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, और जैसे ही मैं अंदर आया उसने दरवाजा झट से बंद कर दिया। मेरे कपड़े बदलने तक गोपाल ने सारा खाना मेज पर रख दिया था। खाना सुबह का था और उसे देख समझ आ रहा था कि उसने अभी अभी उसे गर्म किया है। इसके अलावा उसने शाम को बाहर जाकर खाने की और चीजें खरीद कर लाई थी। सोने से पहले हमने बाहर की कमरे में थोड़ी देर बातें की। कमरे की सभी खिड़कियां बंद थी। मुझे उस उदास माहौल में बेचैन सा लग रहा था। मेरे मन में अभी भी बाहर की शांत, ठंडी और सुगंधित रात तैर रही थी और मैं खिड़की खोलने चला गया। सखा राम गोपाल ने अचानक कहा, क्या हुआ? मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। नहीं, इसे बंद ही रहने दो, रात में कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं। मैं वापस आ गया और फिर उसने आगे कहा, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना डरपोक हूं, लेकिन सच में कीड़े रात भर हवेली में घूमते रहते हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि बस 1-2 दिन की तो बात है और फिर मैंने पूछा, मेरा कमरा कहाँ है? तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है, चलो मैं दिखाता हूँ। चलते चलते मैंने उससे पूछा, ऊपर का कमरा अच्छा रहेगा? नहीं, हाँ, थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाता। उसने हॉल का दरवाजा खोलते हुए मुझे कहा, मुझे अकेले अकेले नीचे का एक ही कमरा बहुत है, खामखा सफाई में दिक्कत हो जाती है। मेरा कमरा घर के पीछे की ओर था। सच कहूं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन गोपाल की बातों से मैं थोड़ा उब चुका था। मैंने एक लंबी उबासी और उससे कहा, क्या मैं सो सकता हूँ? बहुत थक गया हूँ। ठीक है, वैसे तुम सुबह कितने बजे जाग जाते हो? मैंने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, 7 बजे के बाद। मैंने सोच रखा था कि गोपाल के जाते ही मैं सारी खिड़कियां खोल दूंगा और मैंने ठीक वैसा ही किया। खुली हवा की ठंड और खुशबू कमरे में फैल गई। सामने खुला मैदान था, काफी दूर तक फैला हुआ लग रहा था, मानो दूर कहीं तारों से भरा आसमान जमीन पर टिका हुआ हो। लेकिन वहां एक तरह का भयानक सन्नाटा भी था। मैंने खिड़की के पास एक कुर्सी रखी और वहां बैठे आराम से सिगरेट पीने लगा। वहां बैठ मैं कल की मीटिंग्स और गोपाल के बारे में सोच रहा था। करीब 10:30 बजे का वक्त हुआ होगा जब मैं सो गया। रात में किसी समय मेरी नींद खुली, पता नहीं कोई सपना था, लेकिन एक पल में मैं गहरी नींद में था तो दूसरे पल मैं जाग रहा था। मैं कहाँ था ये समझने में मुझे कुछ देर लगी और फिर मैं सोचने लगा कि किस चीज ने मुझे जगाया है। ये कोई अनचाही अनजान आवाज थी या ठंडी हवा, पता नहीं क्या था। मैं 5 मिनट तक वैसे ही लेटा रहा। फिर मुझे दोबारा नींद ही नहीं आई। मेरा ध्यान खिड़की को और चला गया। चांद अब भी नीचे झुका हुआ था। उसकी सफेद चांदनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे फिर से सिगरेट की तलब हुई और मैंने खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा दी। सिगरेट पीते हुए मैंने दूर सामने देखा। अब मुझे सामने का नजारा कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि अब आसमान में चांद था। नीचे हर जगह चांदी जैसी चमक उभर आई थी, लेकिन वहां एक और चीज थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। बंगले के पीछे बीच बीच में 25 फीट दूर एक खेत के बीच में एक बीजू का खड़ा था। दरअसल ये इतना आकस्मिक था कि मैं खुद हैरान था। काफी देर तक मेरी नजर चांद की रोशनी में शांत अकेली खड़ी उस आकृति पर टिकी रही। सिर की जगह पर एक सफेद रोहेदार गोला।
दोनों ओर लंबी और छड़ीदार भुजाएं, नीचे ऊंची नुकीली टांगे और इन सब के ऊपर लटके हुए फटे पुराने कपड़े। कभी कभार हवा के झोंकों के कारण ये थोड़ा हिल रहा था। चाहे तेज हवा होती तो ये और तेजी से हिलता, पता नहीं क्यों, पर मुझे वो सब अजीब लगा। रात के एकांत में फटे पुराने कपड़ों में वो लंबी आकृति अपने में मस्त डोलती हुई महसूस हो रही थी। अचानक मैंने खिड़की बंद कर दी और खुद को संभालना और मैं फिर से अपने बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह मुझे काफी अच्छा लग रहा था। गोपाल भी थोड़ा मूड में लग रहा था। आपकी नींद कैसे रही? मैंने उसे उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। हम दोनों ने अपना नाश्ता खत्म किया और मैं उससे विदा लेकर करीब 9 बजे घर से निकल पड़ा। मुझे दिन भर का काम खत्म करना था। फिर जैसे मैंने डायरी में लिखा था, दिन भर मेरी सारी मीटिंग्स चलती रही। पूरे दिन मैं इतना बिजी था कि बाकी कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। करीब 1 बजे मैं थोड़ा फ्री हो गया। उस वक्त मुझे काफी गर्मी लग रही थी तो टैक्सी कर मैं गोपाल के घर पहुंचा। कुछ कागजात छानने और दोपहर के खाने में मेरा कुछ वक्त चला गया। कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अब सचमुच बहुत नींद आ रही थी। आंखें बंद होने लगी थी। 510 मिनट तक इधर उधर की बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। सोचा कि 4 बजे तक आराम से सोऊंगा। मैं कमरे में आया और जो खिड़की मैंने रात को खुली छोड़ी थी, सुबह गोपाल ने उसे बंद कर दिया था। मुझे उसके पागलपन पर आश्चर्य हुआ और मैंने फिर से उस खिड़की को खोल दिया। कुछ देर तक बाहर देखता रहा। दोपहर की कड़कती तेज धूप में मैं ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। वो रोशनी आंखों में चुभ रही थी। फिर मैं बेड पर गया और करवट बदलकर जल्दी गहरी नींद में सो गया। करीब 3 बजे मेरी खुली। कुछ देर तक आलस के कारण मैं बस लेटा रहा। मैंने वहीं पर सिगरेट सुलगा दी और एक हाथ सिर के नीचे रखकर पड़ा रहा। सूरज की तिरछी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसी के साथ बाहर की गर्म हवा भी। मेरे मन में उस पल कुछ था, कुछ अजीब लग रहा था। शायद मैं उसी विचार के कारण नींद से जाग गया था। कुछ ऐसा था जो मुझे नोटिस करना चाहिए था और मैंने नहीं किया था। इसका संबंध किसी जगह से था। गोपाल से, उसकी हवेली से। मैं अपनी जगह से उठा और सिगरेट बुझाने के लिए खिड़की के पास चला गया और कल की रात मुझे याद आ गई और मैं दंग रह गया। उस दोपहर जब सूरज की चिलचिलाती गर्मी मेरे शरीर से गुजरी, तब मेरा शरीर कांप उठा। शरीर में अचानक कांटा चुभ गया। मेरी आंखें सामने खुले। मैदान पर टिकी हुई थी और मैं बार बार वही हिस्सा देख रहा था क्योंकि अब मैदान खाली था। बीजुका की लंबी गठीली आकृति जो कल रात ढलती चांदनी में हवा में लहराते हुए मैंने देखी थी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। पूरा मैदान सुनसान था। आप सोचोगे कि कितनी मामूली बात है, लेकिन ऐसी बेहुदा चीज किसने की होगी। और फिर सामने पहले वीरान खेत को देखकर मैंने सोचा, जी खेत में बीजू का खड़ा करने के दिन नहीं है। सूखी मिट्टी में एक हरा पत्ता तक नहीं था। नहीं मंजर, जमीन में कौन बीजू का खड़ा करता है। लगा कि मेरे मन में कोई चोर दरवाजा खुल गया हो और मेरे मन में एक के बाद एक कई विचार आ गए। गोपाल की कहानी, यहाँ के गांव वालों का डर, गोपाल का खिड़कियां बंद रखना और कल रात में जब यहाँ आया था तब भी अंदर से 2 बार पूछना, ऊपर की मंजिल का हमेशा बंद रहना। गोपाल किसी चीज से डरा हुआ था और उस डर को अब मैं भी महसूस कर पा रहा था। मैंने फिर वही सोचा कि मुझे थोड़ी ना यहाँ रहना है। कल शाम तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल की आवाज से मैं थोड़ा चौंक गया। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, हवेली के पीछे ये जमीन किसकी है? गोपाल ने चाय की प्याली नीचे रख दी और कुछ याद करने लगा।
जहाँ तक मुझे पता है कि ये किसी अकेले की नहीं है। जैसा कि मुझे याद है कि 7 या 8 साल पहले ये जमीन एक हाउसिंग सोसाइटी ने खरीद ली थी, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैंने फिर उससे पूछा, क्या वो जमीन किसी किसान को दी गई है? अरे हाँ, वहाँ हल चलाने के निशान है। उसने मुस्कुराते हुए फिर आगे कहा, मैंने भी सुना था कि 2-3 साल पहले किसी किसान ने इसे कसने के लिए लिया था, पर वहां पर कुछ उगा नहीं और तब से ये हिस्सा बंजर पड़ा हुआ है। गोपाल ने मेरे चेहरे को देखा और फिर कहा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उससे कुछ बोलने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका। कुर्सी से उठते हुए मैंने उससे कहा, कुछ नहीं। गांव के आसपास आमतौर पर ऐसी बंजर जमाने दिखाई नहीं देती। बस इसलिए पूछ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे रात के अनुभव के बारे में क्यों नहीं बताया। शायद मैंने सोचा कि जिसके बारे में मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, उसके बारे में बात कर उसे परेशान करना सही नहीं होगा। शायद वो बातें सुनकर वो और भी डर जाता। आखिरकार मैं तो बस 2 दिन का मेहमान था। कपड़े बदलते समय मेरी नजर बार बार बाहर जा रही थी। उस खुले मैदान को देख रही थी। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी रात 8:30 बजे, इसलिए मैं शाम को घर से बाहर चला गया और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वापस हवेली जाने के लिए निकला। लेकिन सच कहूं तो वो दूसरी रात गोपाल की हवेली में बिताने की मुझे कोई इच्छा नहीं थी। हमारी दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वापस उस हवेली पर चला गया। मुझे शक होने लगा था कि उस हवेली में उसके आसपास कुछ तो अजीब बात है। जो भी है वो प्राकृतिक नहीं है। मैं वापस आ गया। आज भी बंगले का आधा हिस्सा ही रोशन था और आधा अंधेरे में डूबा हुआ था, खासकर ऊपर के कमरों का हिस्सा। मैं कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करता रहा। एक पल सोचने के बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बिल्कुल करीब से अंदर से एक आवाज आई, कौन कौन है? गोपाल की आवाज सी, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। गोपाल, मैं सखारा हूँ, दरवाजा तो खोलो। गोपाल ने फिर दरवाजा खोला। उस पल उसका चेहरा बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे इतना पसीना आ रहा था? रुमाल से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। फिर बहुत देर तक तुम्हारी आवाज नहीं आई तो लगा कि मैंने उसकी बात को तोड़ते हुए कहा, अरे मैं बस बाहर खड़ा होकर आसपास देख रहा था। लेकिन सच कहूं तो गोपाल की हालत देख मुझे उसकी दया आ रही थी। गोपाल इस खाली हवेली में रोशनी कर रात रात अकेला बैठा रहता है। बाहर से आने वाली छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान रखता है। उसे किस बात का डर था? इस वक्त भी उसे गेट से दरवाजे तक आती कदमों की आहट सुनाई दी और वो आवाज दरवाजे तक आकर रुक गई। पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर क्या खड़ा है और वो इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था। फिर उसने उस बात को टाल दिया। चलो, खाना तैयार है, मैंने मेज पर बैठते हुए कहा। गोपाल, वैसे मेरा यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है, इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना होगा। तुमने जो भी मेरा आतिथ्य किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, मुझे लगता है कि उस पल उसका मूड काफी बदल गया था। खाने के वक्त उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बल्कि उसका खाने पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। जब हम बाहरी कमरे में बैठे तब उसने अचानक कहा, क्या तुम सच में चाहने वाले हो? हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे कल ही निकल जाना चाहिए था। बहुत जरूरी काम बाकी है। मुझे लगा कि तुम कुछ दिन और रुकोगे। अरे कैसे आई मसॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं कहा। मेरी जिज्ञासा मुझे चुप बैठने नहीं दे रही थी और फिर मैंने सोचा कि कुछ पूछने के लिए यही सही समय है और मैंने झट से कहा, गोपाल, मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो।
मैं तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोपाल कुछ देर तक चुप रहा। मुझे लगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत थकी हुई थी। वो बहुत हताश लग रहा था। सखा राम, कुछ वक्त तक मुझे लगता था कि मेरे नौकर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद उनके जैसा हो गया हूँ। मुझे इस पूरी हवेली से डर लगता है। ऊपर की मंजिल पर मैं महीनों तक नहीं जाता हूँ। वो कमरे मेरे चाचा के हैं, मतलब थे, लेकिन नीचे भी मैं डर डर के रहता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं किससे डरता हूँ तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे उसकी ये अच्छी बातें पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी उस बात पर कहा, लेकिन गोपाल, तुम्हें जो डर लगता है उसका कोई तो आधार होगा। तुमने यहाँ कुछ तो अनुभव किया होगा। मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि गोपाल के चेहरे पर अब डर की रेखाएं उभर आई थी। सखा राम, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि रात में लाइट बुझाने की मेरी हिम्मत हो। मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जिससे तुम डरते हो? और फिर वो किसी टूटती इमारत की तरह ढह गया। हाँ हाँ। फिर उसने चिल्लाते हुए कहना शुरू किया, जो कोई सुनना चाहता हो वो सुन ले। हाँ, ये हवेली भुता है। हर रात ये हवेली भुता हो जाती है। हवेली के आसपास कुछ मंडराता रहता है, अंदर आने की कोशिश करता है। उसके सरसराहट सुनाई देती है। बाहर आंगन में कदमों की आहट सुनाई देती है। मुझे पता है वहां बाहर कोई है जो दरवाजों और खिड़कियों पर धीरे से धक्का देकर अंदर झांक रहा होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो कौन है। अब तक जो उसके अंदर दबा हुआ था उसका विस्फोट हो गया था। गोपाल बात करते करते थक गया और उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उस पर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। गोपाल, तुम ये घर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? वो अब तक थोड़ा शांत हो गया था। कैसे छोड़ दूं? मेरा इस हवेली पर का हक भी चला जाएगा। क्या तुम्हारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है? नहीं, उसने थोड़ा गुस्से में कहा। यही तो वो चाहते थे, यही उनका बदला है। उन्होंने अपनी बाकी सारी कमाई दान कर दी है। इस घर के अलावा उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो जान चुके थे। वो जान चुके थे कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं इस घर से बढ़ा हुआ हूँ और यही उनका बदला है। सखाराम, वो अब भी मुझसे बदला ले रहे हैं, पर अगर तुमने शादी की होती तो वो शायद, उसने मुझे टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे खुश रहने देंगे? मुझे नहीं लगता। गोपाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो पूरी तरह से होश में था। मैं अपने साथ किसी और को इस खाई में नहीं धकेलना चाहता। वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैंने किसी तरह उसे समझाया, शांत किया और फिर मैं अपने कमरे में चला गया और गोपाल अकेला उस रोशनी वाले हॉल में बैठा रहा। मैं कमरे में आ गया, कपड़े बदले और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। गोपाल की बातों से मेरा मन अशांत हो गया था और तब मैंने खिड़की खोली और मैं हैरान रह गया। सामने खुले मैदान में बीजू का खड़ा था। कुछ क्षण तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। दिमाग को एक झटका सा लगा, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। शायद ये वैसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है। इसके पीछे जरूर कोई कारण होना चाहिए। लेकिन मेरी नजर सामने सफेद चेहरे की आकृति पर टिकी थी, जो लकड़ी की ऊंची टांगों पर आगे पीछे हिल रहा था। हवा के साथ साथ उस पर चढ़ाया फटा पुराना कपड़ा भी फड़फड़ा रहा था।
और उसे देखते हुए मेरे मन में विचार आया, मेरे लिए जैसे ये एक चुनौती थी, लगा जैसे ये मेरे विश्वास, साहस और तर्क की परीक्षा है। एक ही रास्ता था कि मुझे खुद बाहर जाकर देखना होगा। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं खुद जाकर देख नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। पता नहीं मैंने जाने कितनी देर तक वहीं खड़ा बाहर ताकता रहा। शायद कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक मुझे बाहर जाना था और कैसे खिड़की से मैं आसानी से उतर सकता हूँ, लेकिन घर में गोपाल है। अगर वो अचानक कमरे में आ गया और उसे मैं यहाँ नहीं मिला तो वो और डर जाएगा। कमरे को अंदर से बंद करना होगा। उस कांपती थरथराती आकृति पर एक नजर डालते हुए मैं अंदर की ओर मुड़ा, बहुत धीरे से दरवाजा बंद कर लिया और फिर वापस खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। उस पल का एहसास बहुत अजीब था। कुछ पल के लिए लगा जैसे सब कुछ मरे चारों ओर घूम रहा है, और अगले ही पल सब कुछ एकदम से रुक गया। किसी फोटो की तरह वो स्थिर हो गया। सामने सितारे दिखाई देने लगे। मेरे सामने खाली सुनसान खेत था। इसमें कुछ भी नहीं था, कोई पत्ता, कोई लकड़ी तक नहीं। बस दूर तक फैली हुई बंजर जमीन थी। मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे, लेकिन मैं खिड़की से बाहर निकल गया। ये किसी और के लिए नहीं था, बस मेरे लिए था। मैं खुद देखना चाहता था। चांद की रोशनी धरती पर सफेद रंग से तैर रही थी और आखिर में बाहर चला गया। ये मेरा डर था या कुछ और था, पता नहीं। गोपाल ने कुछ कहा था कि यहाँ कुछ मंडराता रहता है, और अब मेरी आंखों में वो डर छा गया। मेरी आंखों में उस गुमनाम चीज का डर और आतंक था। सन्नाटा डर में बदल गया। रात भी कुछ अलग से लग रही थी। लगा जैसे ऊपर आसमान से कोई उतर रहा है, ऊपर चांदने से झरता हुआ, हवा में बहता हुआ। हवेली के चारों ओर काला कोहरा सा छाया हुआ था, एकदम घना कोहरा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने कंधे के ऊपर पीछे मुड़कर देखना चाहा। लगा जैसे पीछे कोई है, उसका न कोई आकार है, न कोई रंग है, न कोई रूप है, लेकिन कुछ है जो झूठ नहीं है, जिसने उस काली रात पर कब्जा कर लिया है। अंधेरे का कण कण उसके साथ सुलग रहा है। मैंने हवेली का एक चक्कर पूरा कर लिया। मुझे वास्तव में वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं खिड़की के पास लौटा तो मेरे दांत बिछे हुए थे। मेरी मुट्ठियां कसकर दबी हुई थी। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं किसी तरह खिड़की से अंदर आ गया और बेजान सा कुर्सी पर बैठ गया। बस आंखें बंद करके मैं पड़ा रहा। सच कहूं तो मैं मुश्किल से 100-150 मीटर चला था, लेकिन उतने में मैं इतना थका हुआ था जैसे कि मैंने की दौड़ लगाई हो। ऐसा लग रहा था मानव शरीर में ताकत खत्म हो गई है। ना कुछ सोच पा रहा था और ना कुछ कर पा रहा था। मैं बस पड़े रहना चाहता था। कुछ समय बाद शरीर पर जो अजीब सा दबाव था, जो थकान थी, वो कम हो गई। कपड़े पसीने से भीग गए थे और रात की ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था। मैं इतना थक गया था कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई। फिर अचानक से मैं जाग गया, अपनी जगह से उठा और खिड़की लगाने आगे चला गया, और फिर कुछ देर पहले हुए एहसास से मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैं खिड़की लगाने आगे बढ़ा, मेरी नजर सामने चली गई और मुझे एक तेज झटका सा लगा। एक बार फिर से उस बंजर जमीन पर खड़ा था। ये सच में अजीब था, डरावना था। पता नहीं ये किसी तरह का मजाक था या फिर सच था, लेकिन मेरा दिमाग इस पर बारीकी से सोच रहा था। मेरी नजरें बिना मेरी जानकारी के सामने खड़ी उस अजीब सी आकृति को देख रही थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वो एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ गई कि अब उस आकृति में बदलाव आ गया है। ज्यादा नहीं, लेकिन बदलाव समझ में आ रहा था।
अभी कुछ देर पहले उसका बायां हाथ मेरे और बढ़ाया हुआ था, लेकिन अब उसका दाहिना हाथ आगे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे ध्यान में आ गई थी। मुझे लगता है कि उस पल मेरे चेहरे पर एक पीटी मुस्कान थी। मैंने खिड़की बंद की और दिए बुझाकर बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि अब मेरी थकान और घबराहट दोनों दूर हो गई थी। मुझे जो कुछ अनुभव हुआ था वो एक दुष्ट और क्रूर शक्ति का अनुभव था, और अब मैं ये जान गया था कि एक बार इस रूप की पहचान हो जाने के बाद मुझे कोई भी शारीरिक खतरा नहीं था। ये मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। अभी कुछ वक्त पहले मैं बाहर था, उसके दायरे में था, फिर भी वहां मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें उतनी ताकत ही नहीं थी। आखिरकार वो बस एक था। उसका आकार ही उसका रूप है, वही डर का कारण है, जो असल नहीं है, बस डराने के लिए है। वहां कुछ भी सच नहीं है, वो बस एक जहरीली भावना है। पूरी रात मुझ में धैर्य बना रहा। बीच बीच में झपकियां आती रही। एक दो बार खिड़की के बाहर किसी चीज के सरसराने की और रुकने की आवाज भी सुनाई दी। एक दो बार तो ऐसा भी लगा मानो किसी की भारी थरथराती उंगलियां खिड़की दरवाजे को टटोल रही हो। तो एक समय ऐसा भी लगा कि कोई अजीब शक्ल सूरज जैसा कुछ शीशे के आर पार देखने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं ये सब मेरा भ्रम था या कोई सपना हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग अब थक चुका था, इसलिए ऐसे भ्रम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन तब तक मैं जान चुका था कि मुझे कोई खतरा नहीं है। ये किसी तरह नशा करने जैसा था। उसका प्रभाव, उसका असर पूरी रात भर मुझ पर रहा। उसी हालत में धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। फिर सुबह की रोशनी मेरे कमरे में आ गई। हवा की ठंडक महसूस हुई और फिर एक बार जोर का झटका सा लगा। मुझे याद आ गया कि रात मैंने किसी अज्ञात शक्ति के आवेश में क्या क्या किया था और डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। अब सोचता हूँ कि मैं बच गया। वो जो कुछ था उसका उद्देश्य क्या था, उसकी शक्ति क्या थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तब मैंने पहले ही सोच रखा था कि दोपहर के खाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया। मैंने चाय के बाद जाने का फैसला किया। मेरी जाने के बाद से गोपाल को एक और झटका लगा। मैंने वहां जो कुछ महसूस किया था, मैं उसे बता नहीं सकता था। शायद उससे उसका डर और बढ़ जाता, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे खतरे से आगाह करूं। मैं कुछ देर तक उसके पीले खिंचे हुए भाई भी चेहरे को देखता रहा और फिर मैंने उसे कहा, गोपाल, मैं तुम्हें एक सुझाव दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी बात सुनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहो। गोपाल, इस हवेली में रहने से तुम पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर किसी बुरी शक्ति का वास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसके डर से ही तुम्हारी जिंदगी यहाँ सट रही है। तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। तुम ही सोच कर देखो, ये ऐसा कब तक चलेगा? उसने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उसे कहा, मैं तुम्हें बस एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा हूँ गोपाल, तुम इस घर को छोड़ दो, यहाँ मत रहो। मैं समझता हूँ कि सवाल पैसे का है, पैसे कमाने का है, लेकिन पैसा तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। यहाँ से चले जाओ, कहीं भी अपनी मेहनत से 4 रुपए कमाओ और खुश रहो। पता नहीं तुम यहाँ अंधे कीड़े की तरह क्यों रह रहे हो? आखिरकार उसने मेरी ओर देखा। सखाराम, क्या तुम्हें यहाँ कुछ महसूस हुआ? उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने बात को टाल दिया। देखो, मुझे तुम्हारा डर, तुम्हारी हालत महसूस होती है। भगवान के लिए मेरी बात मानो, अब भी भक्त है और दिन यहाँ रुके तो बहुत देर हो जाएगी। उसके चेहरे पर क्रोध की कड़वाहट आ गई थी। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मेरी सलाह नहीं मानेगा और यही रहेगा। मैंने अपना सामान पैक किया और वहां से चला गया।
गोपाल किसी मासूम बच्चे की तरह व्याकुल था, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। जाते जाते मैंने उसे एक बार फिर वही सलाह दी और वहां से निकल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल गेट पर ही खड़ा था। मैंने हाथ उठाया और उसने भी धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी वो तस्वीर हमेशा के लिए मेरे जहन में छप गई है। मेरी नजर गोपाल से हटकर आसपास की उस बंजर जमीन पर घूमी, लेकिन अब ये खाली था। वहां कोई नहीं था, या शायद सिर्फ अभी के लिए नहीं था। इस मामले से मेरा जो कुछ संबंध था वो अब खत्म हो चुका था। मेरे लिए वो सब बस घटनाएं थी। यह कुछ ऐसा था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे कल रात खेत में 2-3 बार बीजू का दिखाई दिया था। वह सच में क्या था? इसका उत्तर देना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि बाहरी वस्तुओं की कुछ प्रतिमाएं मन के गुप्त विचारों को आकार देती है। जैसे हमें गर्मियों की शाम को निचले बादलों में आकार दिखाई देते हैं। कुछ पंछी, कुछ जिले, सुनहरे शहर जैसे कई मनमोहक नजारे। ये भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन एक पल के लिए वो आकृति मेरे नजरों के सामने आ गई। मैं जितना हो सकता था उस विचार से बच रहा था। वहां से जाने के बाद मुझे गोपाल के 2-3 खत मिले। उसमें उसने मुझसे बार बार कुछ दिनों के लिए वहां आने का आग्रह किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। मैं एक बार उस धधकती भट्टी से सुरक्षित बच निकला था और मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहता था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि गोपाल वहां अब भी क्यों रह रहा है। वो खुद को उस हवेले से छुड़ा सकता था, बस इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत थी। कुछ दिनों के बाद उसके खताने बंद हो गए और मैं भी धीरे धीरे इस बात को भूल गया। लेकिन कुछ साल बाद मुझे फिर से उस गांव जाने का मौका मिला। एक एक कर सब कुछ मुझे याद आने लगा। मैं थोड़ा वक्त निकालकर उस हवेली की ओर चला गया। उस हवेली में काफी बदलाव हुआ था। हवेली पर नया रंग चढ़ाया गया था और हवेली के गेट पर एक नामी कंपनी के नाम की तख्ती लटक रही थी। वो कोई ऑफिस था। कुछ सोचते हुए मैं अंदर चला गया और वहां के मैनेजर से मिला। मेरी मन में जो डर था वही सच हुआ था। कुछ दिन पहले इस हवेली में गोपाल की लाश मिली थी। मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया और आखिर में ये प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम चली गई। ऑफिस होने के कारण रात में इस हवेली में कोई नहीं रुकता था। ऑफिस का काम सिर्फ दिन में चलता है। मतलब इस जगह से डरने का किसी को कोई कारण नहीं था। शायद इन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस जगह पर पहले क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता कि उस शक्ति का प्रभाव अब भी वहां है या नहीं, लेकिन जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, हमें किसी चीज का डर नहीं लगता और हमें सुरक्षित लगता है। यही तो जीवन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।